कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, मेरे साथी विधायक और विधानसभा में सचेतक आदरणीय रफीक खान जी, यहाँ मौजूद हमारे महेश शर्मा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, संगठन महासचिव ललित तनवाल जी, मौर्य साहब, यादव साहब और सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय नितिन व्यास जी और उनके कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष साहिबान और सभी पत्रकार साथी, सर्वप्रथम तो मैं मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी नियुक्ति के बाद में पहली मीटिंग हो रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं और सीए प्रकोष्ठ पहली बार, क्योंकि इससे पहले प्रकोष्ठ होगा लेकिन इतना काम नहीं करता होगा, जो भी मैंने इतना देखा नहीं कभी। अब की बार जब पहली बार व्यास जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मैं इस प्रकार से इस पूरा जो प्रकोष्ठ है उसको मैं करना चाहता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और वाकई में आपने जो कहा था वो करके दिखाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जिस बड़े स्तर पे आपने इस मीटिंग का आयोजन किया है वो ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों पे आज का दिन दर्ज किया जाएगा आपके इस बैठक के लिए। आने वाले समय में भी जो चुनौतियां हैं देश के सामने, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश की आज़ादी से लड़ाई लड़ने से लेकर आज तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि सीए के पास तो सबकी जन्मपत्री है, क्योंकि सरकारें जो चलती है वो टैक्स से ही चलती है। कौन कितना क्या ले रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, वो सब आप लोगों को पता है। और जीएसटी जैसा कानून भी आपने देखा है कि ऐसा कानून न व्यापारी को पता क्या लगेगा, न कंपनी को पता क्या लगेगा, न जनता को पता क्या लगेगा, सीए को भी नहीं पता क्या लगेगा। ऐसे ऐसे ये कानून लेके आए और मैं समझता हूं इतने चेंज जीएसटी में हुए हैं, शायद इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा और आज तक भी चल रहे हैं। हर बार हर मीटिंग के अंदर कोई ना कोई चेंज कर देते हैं। तो ये एक ऐसे है कि जैसे बिना सोचे समझे कोई कानून को लागू कर देना, इस प्रकार का इनका ये कानून रहा है। आज आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं और आपको हर व्यक्ति की हैसियत का पता है कि कौन आदमी क्या है, क्या उसकी हैसियत है। और आपका प्रोफेशन भी इस प्रकार का है, क्योंकि ज्यादातर वो लोग आपसे जुड़े हुए जिनकी विचारधारा बीजेपी की है। क्योंकि ये मोटा मोटी समझ में आता है, सीटों के आधार पे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ कौन कैसे जीत रहा है। तो उन लोगों के बीच से आप निकल के आए हैं और आप लोगों ने चुना है कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो ये बात सही है कि एक चैलेंज तो है ही आप लोगों के सामने, क्योंकि एक और नई बात अभी देखने को मिली है जो आप सब लोग देख भी रहे होंगे। आपसे बढ़ के तो कोई समझ ही नहीं सकता। ये ईडी और इनकम टैक्स वाला जो मामला जब से आया है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि किस प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया जाए। इससे पहले कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, टारगेट नहीं किया जाता था जो जिसकी विचारधारा उसके साथ रहे। लेकिन आज ये भी है कि कौन व्यापारी किधर चल रहा है, उस व्यापारी पे भी जो है तुरंत जो है लगाम लगाने का प्रयास करते हैं। अब तो ये हो रहा है कि ट्विटर फेसबुक कौन किसकी पोस्ट डाल रहा है उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कि हमारे खिलाफ नहीं बोले कोई भी। ये स्थिति इस सरकार ने कर दी। अब ये यहां तक ये लोग पहुंच गए, लेकिन सांच को आंच नहीं है। आज जो परिस्थितियां जिस प्रकार की बन रही हैं, ऐसे कई मौके आए कि बीजेपी को बैकफुट पे भी आना पड़ा है। कोई सदा ये जिस प्रकार से चल रहे वो चलने वाली बात नहीं है। जनता की आवाज है, उसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये जरूर एक आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोग पूरे प्रदेश से आए हैं। पूरे प्रदेश में आपका प्रकोष्ठ बनेगा,
आपकी टीम बनेगी, लोग आपके पास आएंगे भी। विधानसभा के लायक जो भी मुद्दा हो, जो भी बात हो, आपको लगता है कि मामला विधानसभा में उठना चाहिए, इस पे क्वेश्चन लगना चाहिए, सरकार की नीति गलत है, इसमें चेंज होना चाहिए, या जो भी आपको लगता है वो बात आप हम तक पहुंचाए। निश्चित तौर पर आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने का मैं प्रयास करूंगा, मजबूती से उठाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग मिलके एकजुटता के साथ इस देश की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करेंगे, इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें। मैं टीकाराम मुंडे जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। समुद्र हो तुम, समुद्र हालात के आगे नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए लेकिन जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुद्र में कहीं, पर समुद्र कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता, राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानने वाले किसानों, युवाओं और गरीबों की बुलंद आवाज आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को प्रेरित करें। और आपकी CSL से क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर आपके विचार हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई CA नितिन व्यास जी को, यादव जी को, मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आप सबको बुला करके हमें दर्शन लाभ का अवसर प्रदान किया है, सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब विराजमान हैं। हमारे राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के रफीक खान साहब विराजमान हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ललित उनवाल जी हैं। हमारे पूर्व बोर्ड के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे महेश शर्मा जी, मेरे साथ में भी नागौर में हम लोग प्रभारी थे, हमने साथ काम किया है। भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे बीच में हैं। आप तमाम सब लोग दूर दूर से आए हैं। मैं समझता हूं कि व्यास जी से, यादव जी से, मौर्य जी से, इनसे बात होने के बाद में जब इस प्रकोष्ठ का विधिवत गठन किया गया तो हमें ये लगा ठीक है, करना चाहिए। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो गया। आपने एक अल्प समय में इतनी शानदार सब लोगों की एक टीम जो गुलदस्ता बनाया है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरा जीवन में CA का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं नहीं बन पाया। मैं BCom जरूर किया, कॉमर्स से किया, मन में मेरे भी थी, लेकिन पार पड़ी नहीं। क्योंकि सुना यह जाता था कि CA बहुत जो बुद्धिमान होता वो ही बनता है, और आज देख भी लिया वास्तव में ये भी है। अच्छा रिया, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरे राजनीति में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पहला जूलिया जी हमारे CA हैं सीकर से, उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे इस राजनीति में आगे आने में रहा है। तो मैं समझता हूं कि उनसे मेरा सन 1989 जब से मैं वकालत में आया तब से लेकर के अनवरत बहुत अच्छा संबंध रहा है। और हमारे GM व्यास साहब भी विराजमान हैं, शायद उन्हीं के आसपास के, जूलिया जी के और आपके साथ के ही लोग होंगे। तो मुझे एक बार सालासर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां भी जाने का मौका मिला था, अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। तो मुझे कहा गया कि भाषण देना आपको, जैसे आज कहा गया है, लंबा तो नहीं बोलना,
5-7 मिनट बोलना है, फिर आप लोगों से चर्चा करनी है, उसमें ज्यादा आनंद आएगा। तो उस वक्त भी मैंने ऐसे ही कहा था कि भाई बनना तो मैं भी चाह रहा था, लेकिन नहीं बन पाया, आप बन गए, अच्छी बात है। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई आपसे जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपसे जुड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैंने कहा भाई आज वर्तमान में तो ईडी से आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, और ईडी वाले मेरी गारंटी है, ईडी वाला आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा इंट्रोडक्शन के, बाकी तो क्या होगा देखा जाएगा। तो वास्तव में आज के जमाने में एक बुद्धिजीवी वर्ग आपका जो है और जो प्रोफेशन आप करते हो, इसके देश के निर्माण में, देश की आर्थिक नीतियों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है, रहता रहेगा। कोई माने ना माने, हम तो जरूर मानते हैं। और आज समय आ गया है कि इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, और दोनों जब देश का संविधान और लोकतंत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश भी मजबूत होगा। इसके लिए हर उस व्यक्ति को जो समझ रखता है, जो सोचता है, देश से प्यार करता है, लोकतंत्र से प्यार करता है, उसको विचारधारा के मुताबिक साथ आकर के जो कोई गलत नीति है, जो कोई गलत बात है, जो कोई जिस तरीके का वातावरण संविधान को कमजोर करने की बातें हैं, उनका विरोध करना चाहिए। अभी एक बात आई कि साहब क्लाइंट्स हैं, डर का माहौल रहता है, ये रहता है। हम बॉर्डर पे नहीं भेज रहे हैं किसी को भी, बॉर्डर पे जाना भी नहीं है, किसी क्लाइंट से लड़ना भी नहीं है, किसी क्लाइंट को जबरदस्ती उकसाना भी नहीं है, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगा, फाइल ले जाएगा। हमें केवल उस विचारधारा को प्यार करना है जो विचारधारा इस देश को जोड़ने का काम करती है, इस देश को मजबूत करने का काम करती है, देश में भाईचारा मजबूत करने का काम करती है। उस विचारधारा से प्यार करना है, और जिस संविधान के मुताबिक हम हमारे मूलभूत अधिकार हों, चाहे कर्तव्य हों, चाहे दूसरी सब चीजें हम प्राप्त करते हैं, उस संविधान को कैसे मजबूत रखें, उस संविधान में को अक्षुण्ण कैसे रखें, उस संविधान को मजबूत कैसे करें, ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। और इसी सोच और इसी विचारधारा से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। 1+1 यानी 2 होता है, और 1 के बराबर 1 और खड़ा करने से 11 हो जाता है। तो आप और हम जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से 1 के साथ 1 खड़ा होगा, नहीं कि 1+1 होगा। तो जब 11 होंगे तो अच्छे से अच्छा काम मैं समझता हूं कि होगा। अगर किसी सीए के कोई ईडी फीडी से कोई काम नहीं पड़ा हो, कोई कैसा क्या होता है, तो मेरे से कभी भी आके मिल ले, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, और जब हम ही नहीं डरे तो आप तो क्यों डरोगे। मैंने एक दिन पूछ लिया, एक सीए साहब थे, मैं नाम तो कोट करूंगा नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा साहब आपके पास जो भी आता है, तो ये इनकम टैक्स ईडी वाले आते हैं, तो आपका क्लाइंट कभी भी फंसता नहीं है, चक्कर क्या है। आपको तो कानून बहुत आता होगा, पता नहीं आप कितने पढ़े होंगे, कितनी किताबें होंगी। बोले भाई साहब ने तो मैं ज्यादा बस सीए तो किया हुआ हूँ, पढ़ाई भी नहीं, किताब भी नहीं रखता। तो मैंने कहा कैसे जचाते हो काम, आपका कोई क्लाइंट लफड़े में नहीं पड़ता, कोई के ऊपर कोई केस ठहरता ही नहीं है। बोले भाई साहब मैं तो एक चिट रखता हूं। मैंने कहा क्या। बोले अगले को सबसे पहले कहता हूं फीस दे और ये चिट ले जा, इस चिट में 2 बातें लिखी है, ये 2 बातें कर लेना, फिर तेरी गारंटी है, बीमा है, तेरे कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मैंने कहा क्या, हमें भी बता दो, हमारे 2 मेहमान आकर के गए, दोबारा भी आ सकते हैं। तो भाई साहब बोले हमारे नियम एक ही है कि सबसे पहले ये कहना पड़ता है कि परिवार में सब एक साथ शाम को खाना खाएंगे। मैंने कहा इससे इसका क्या संबंध है। बोले है। फिर बोले डाइनिंग टेबल के ऊपर जो शीशा लगा होता है उसके नीचे एक चिट लगानी है हर व्यक्ति की सीट के सामने कि खाने से पहले पर्ची फाड़, खाने से पहले पर्ची फाड़। तो बोले जो ही बैठते हैं, बैठते ही एक जो भी आदमी होता है वो कहता है भैया कोई पर्ची है तो फाड़ दे।
और बोले नीचे एक कटोरा रखते, वो कूड़ेदान उसमें डाल देते, कोई पर्ची हमारे घर में नहीं मिलती। फिर मैंने कहा चलो एक तो हो गया, दूसरा क्या करते हो? बोलो किसी भी कमरे के किसी भी अलमारी के ताला नहीं लगाना है। मैंने कहा इससे क्या फायदा? बोले ताला होगा ही नहीं तो नोट रखेंगे ही नहीं, पड़ोसी के रखो, बोले खुद के घर में नहीं रखना, बोले ताला है ही नहीं। आजकल तो सीए के रखने लग गए हम सब, मैं तो नहीं रखता लेकिन रखने लग गए। तो मैंने कहा यार ये जोरदार काम है। बोलो भाई साहब अलमारी के ताला मत रखो, गेट के ताला मत रखो, पर्ची कच्ची शाम को फाड़ के खाना खाओ, नहीं खाना ही मत खाओ। अगर ऐसा नियम कर दोगे तो कानूनों की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी सीएससिप तो इससे से चल रही है और आज तक एक भी क्लाइंट बोले फंसा नहीं। तो आप समझ सकते हो कि जमाना क्या आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति आशंकित है, हर व्यक्ति नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए हैं तो वो व्यक्ति रात को ऐसे है उसको नींद नहीं आ रही है, मेरे पता नहीं क्या हो जाएगा। और तो और आजकल तो अगर कोई विपक्षी पार्टी का कोई नेता, थोड़ा रफीक साहब जैसे लंबा बिजनेस करते हैं वैसे कोई कर रहा है तो उसका सीए तो बड़ा परेशान रहता होगा। इनसे जो फीस है चोबल ले लेना, क्योंकि इनकी फाइलें उसमें दम होता है, कैश वेश भी होता है, कई तरह की दिक्कतें होती है। तो सवाल यह है कि हर व्यक्ति जिसको हमारे संविधान ने बोलने की आजादी दी है, बिजनेस करने की आजादी दी है, नौकरी की आजादी दी है, हर बात अपनी सही बात रखने की आजादी दी है, वो आजादी हमारी छीनती जा रही है। हर व्यक्ति भयग्रस्त है कि पता नहीं कब क्या होगा। और हम जैसे तो 4 बजे का अलार्म लगाने लग गए कि 5 बजे तो मेहमान आएंगे ही आएंगे। अब वो आए कि नहीं आए, लेकिन उठना जल्दी जरूर हो गया कि चलो 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे से पहले तो क्या आएंगे। तो ये जो माहौल पैदा हुआ इस देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। ये पूरे देश के लिए खतरनाक है, हम सब के लिए खतरनाक है। और इस माहौल को बदलने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अब आप बताइए, अभी आज आप सब हैं, मधुकर गुप्ता हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका बयान पढ़ा होगा। वो ये कह रहे हैं कि सरकार पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव कराना ही नहीं चाहती। हर 3 दिन में चिट्ठी दे देती है, कोई न कोई बहाना बना लेती है। आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव, जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है, जो कानून है, विद्यमान है धारा, वही अनुच्छेद नगर पालिका और पंचायती राज के लिए राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके डाला। जब 5 साल में एमएलए का चुनाव होगा, एमपी का होगा, तो नगर निकाय और पंचायती राज का भी होगा। और जब आज पंचायती राज और नगर निकाय का नहीं हो रहा है तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में एमएलए का भी होगा या एमपी का भी होगा, या चाइना या रूस की तरह राष्ट्रपति को ही सारे अधिकार मिल जाएंगे? क्या चुनाव फेर होगा कि नहीं होगा? ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए, देश के लिए कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उससे जो जुड़कर के जो हिम्मत वाला ही व्यक्ति काम करता है, उसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब। हमें गर्व होता है कि हमारे शेखावाटी से भी हैं, जाट भी हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, कितनी बड़ी पोस्ट है। वो व्यक्ति अगर भाषण में ये कहे कि जो हमारे संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता का जो कॉलम है उसको हटा देना चाहिए, तो ये देश कहां जा रहा है समझने की आवश्यकता है। अगर हम छोटे छोटे स्वार्थ में पढ़ करके मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को ये हो जाएगा, पता नहीं वो आ जाएंगे, डोटाजरा जी से मेल रखेंगे तो
ये हो जाएगा, ये छोटी बातें हैं साहब। देश बड़ा है, संविधान बड़ा है। आज कोई कह सकता है, गारंटी शुदा कह सकता है कि मेरे को न्याय मिलेगा? आज भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं हो रहे जिला प्रमुख के। गंगानगर में 12 महीने से चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपने कल परसों देखा होगा कि सरदार शहर में चुनाव के लिए, अविश्वास के लिए आकर के वो सारे के सारे पार्षद बैठ गए। केवल एक जो चेयरमैन है वो भी पार्षद था, वो तो आना ही नहीं, उसके खिलाफ तो अविश्वास है। और एडीएम साहब बीमार हो गए और भर्ती हो गए। ये क्या, ये कानून है, ये संविधान है। वहां पर गंगानगर में जिला परिषद के पार्षद का चुनाव हो गया और जब जिला प्रमुख का चुनाव होना था, हमने फार्म भर दिया। हमारी पार्टी की तरफ से एक ने बागी फार्म भर दिया, उसका वापिस 1 बजे विड्रॉ हो गया। 1:10 के ऊपर कोर्ट से स्टे लाके कह दिया कि आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, इसको सील कर दो। कांग्रेस शासन में कभी नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है, तेरे पास पूरे आदमी हो तो बता देना, नहीं तो चुनाव ही नहीं करवाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए आप लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हो, जो कानून को समझते हो, संविधान को मानते हो, उन सबको इन विपरीत परिस्थितियों में देश को, देश के लोकतंत्र को, देश को, संविधान को बचाने के लिए हमने आग्रह किया। और भाई सीएन नितिन व्यास जी ने ये बीड़ा उठाया अपने साथियों के साथ, यादव जी, बोर जी और सबके साथ में, और एक इतनी शानदार टीम बनाई है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसी टीम तो हम तो हमारी कांग्रेस पार्टी पीसीसी की नहीं बना पाए। जब बुलाते हैं तो हाजिरी लेनी पड़ती है, कितने आए, कितने नहीं आए, क्यों नहीं आए, 3 मीटिंग में नहीं आएंगे तो ये कर देंगे। तो आप तो जोधपुर से, झालावाड़ से, कोटा से, बारा से, सीकर से, गंगानगर से, कोई ऐसा जिला नहीं कि जहां से आप नहीं आए हो। निश्चित रूप से एक बात पूनवाल जी ने कही है, ये करने की आवश्यकता है। मैं पीछे के इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा प्रकोष्ठ, जो हमारा डिपार्टमेंट, जो हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके, लड़ाई लड़के पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जब समय आता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये मैं कहता हूं। चुनाव की बात, एमएलए का लड़ो, एमपी का लड़ो, एक लक्ष्मणगढ़ को छोड़ देना, जोली जी वाली सीट को भी छोड़ना, मेरे साथ हम लोग 1 रहे 11 हैं तो हमारी भी छोड़ देना। अब रफीक जी वाली तो अब 7 आ गई तो छोड़नी इनको भी पड़ेगी। बाकी चिंतित हो रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं पुष्पेंद्र जी, इस सांगानेर में बीजेपी का जो भी आदमी एक बार जीतता है, वो चाहे कुछ भी बन जाए, दोबारा वहां से चुनाव ही नहीं लड़ता है। घनश्याम तिवारी जी गए, नहीं लड़ा। फिर रामचरण बोरा जी आए, गए, नहीं लड़ा। फिर वो कौन, लाहौटी जी आए, गए, नहीं लड़ा। अरे मैं लिख के दे रहा हूं, भजनलाल जी भी अब की बार आपके सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दुख है, लड़ लेते हैं तो। अरे तो दुख कुछ नहीं है, चिंता ही मत करो। ऐसा बीज बो के जाएंगे कि आपको तो पड़े पड़ाए फार्म ही भरना है, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, अभी आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला, बताते हैं कि हमारे यहां पर्ची और खर्ची नहीं चलती। बोला बताते हैं, अभी मीडिया वाले कह रहे थे बोला कि नहीं बोला। बोला तो मेरी मान
ग्रहण कर लेना, नहीं बोला तो जाने देना। तो यहां तो राजस्थान में तो चली दो ही चीज रही है, एक तो पर्ची से मुख्यमंत्री और एक खर्ची के बगैर काम नहीं हो रहा। आप बताओ, दो में से तीसरा कोई चल रहा हो तो बता दो। बोले साहब मुख्यमंत्री जी हर मंदिर के पुजारी को 2100 रुपए देंगे, उसकी जगह मैं बैठ जाऊं तो 21 हजार दूंगा भाई साहब। ये कोई घोषणा होती है क्या? ये मुख्यमंत्री का काम है क्या भाई? ये पर्सनल आस्था है, किस मंदिर में जाऊं, किस भगवान को मानूं, किस कुरान को मानूं, गीता को मानूं, किसको मानूं? आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपको इस प्रदेश के सब लोगों को साथ लेकर के प्रदेश का विकास कैसे हो, प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए मुख्यमंत्री बनाया। पुजारियों को 2100 देने से काम थोड़ी चलेगा भाई साहब। और अगर ऐसा करोगे तो सबसे पहले तो 2100 तो आपकी जेब में जाएंगे, नहीं जाएंगे क्या बताओ? तो जो चल रहा है वो गड़बड़ चल रहा है, और इसको ठीक करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपने मन बना लिया है, जूली साहब ने विधानसभा की गारंटी ली है, अब मैं सड़क की गारंटी लेता हूं। लाठी भी लगेगी तो आपके साथ खाऊंगा, अकेले के नहीं पड़ने दूंगा, ये कह सकता हूं। इन्होंने तो अपना बचाव कर लिया कि विधानसभा में तो लाठी पार्टी का काम है नहीं, वो कोई देवनानी जी से बाहर निकाला और अंदर वो खेला होता है, तो वो तो होता रहेगा, वो भी अपने साथ ही होगा। आजकल चलने लगी विधानसभा, आजकल नहीं इतना नहीं चलता साहब। जो हम हमारे साथ आपने आज किया है ना कि भाई अंदर तो मैं निपट लूंगा, बाहर लोटासरा जाड़े तो इसमें भी चाल तो है, लेकिन ठीक है साहब। सवाल यही है कि हम सब मिलकर के हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, और विचारधारा सबको साथ लेकर के चलना, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। और जो वर्तमान परिस्थितियां में देश में, कोई अभी कह रहे थे ना कि सोशल मीडिया पे भी आ गए तो टिका दो। एक वो भरतपुर का बच्चा था, उसने लिख दिया, कोई मुख्यमंत्री जी का लिख दिया कि साहब ये कंपनी है, ये है, इसकी फोटो है, ये आपकी फोटो कैसे आ गई, ऐसे कैसे आ गई। 7 दिन जेल में रहा। भरतपुर का है क्या कोई यहाँ? भरतपुर वालों को बैठे बैठे ना भरतपुर। हाँ, भरतपुर। सवाल ये है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, उनको अच्छी बनाने के लिए, लोगों की दुख तकलीफ से उनको राहत देने के लिए हम सब, क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है, 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा, फिर हम सब लोग चर्चा करेंगे, जो आपकी बातें हैं वो भी लेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जो हम जिस स्टेज के ऊपर बैठे हैं आज, इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, वो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, अच्छी सोशल रेपुटेशन है। तो जब जिस समाज से निकल करके समाज के सहयोग से हमें जो मान सम्मान, जो पैसा, जो रुतबा, जो संपन्नता जो मिली है, अब हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी धर्म बनता है कि जो लोग हमारे पीछे हैं उनको हम लोग कैसे संबल दें, किस प्रकार से संबल दें कि वो भी हमारी तरह सक्षम बन करके आगे आए। ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा देता है, संस्कार देता है, अच्छी नौकरी, अच्छे बिजनेस कराने की प्रयास करता है, तो उस बेटे का भी तो धर्म बनता है कि पंडित जी ज्यादा जानते हैं, मुझे अभी बता रहे थे कि आपको कुछ ऊपर नीचे बढ़ना है तो पंडित जी से संपर्क कर लेना। ये व्यास जी बता रहे थे मेरे को, आपके लिए बता रहे थे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब देख लेना क्या बनाओगे, आप पे छोड़ता हूं मैं। तो सवाल ये है कि उस समाज को भी हमको देना है, उस जो लोग हमारी बिरादरी के हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाए, उनको भी आगे लाने के लिए हम सबको एक साथ जुड़ करके इस परिस्थितियों को, इससे मुकाबला करते हुए आगे ले जाना है। धन्यवाद भी दूंगा और ये आग्रह करूंगा कि जब भी किसी भी रूप में आपको हमारी आवश्यकता पड़े, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनकी आवश्यकता पड़े, तो आप सब लोग, आपका अधिकार है कि आप हमें याद करेंगे
तो हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाई व्यास जी को, यादव जी को, मौर्य जी को, आप सब लोगों को, और विशेष रूप से हमारे पिता तुल्य जो जीएम व्यास साहब हैं, जो समय निकाल करके आए इस उम्र में भी, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। हमारे महिला जी हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के, ये प्रकोष्ठ हमसे आगे नहीं निकल जाए ये देख लेना, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए इनका कंपटीशन करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी को, तोनवाल जी आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। और एक ऐसी मजबूत टीम कांग्रेस विचारधारा के सेनानियों की खड़ी कर दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाले समय में इस देश पे मोदी नहीं, हमारा राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बने। इन सोच के साथ में आगे बढ़ना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यास जी की इच्छा है, कोई भी बात पूछेंगे, करेंगे, हंसी ठठाके भी करेंगे, गंभीरता की बातें भी करेंगे, और भी बातें करेंगे, और राज आएगा तो और सारी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपका संदेश हमारे सीए फर्टिलिटी के लिए कृपया संवाद जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें। अब मैं समस्त राजस्थान से पधारे हुए सीए जी आपसे अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं और सुझाव देना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ प्रदेश संयोजक सीए सेल सीकर से सीए सुनील मौर्य जी का, वो कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीए प्रकोष्ठ के इस भव्य आयोजन में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरी तहसील से विधायक, और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरे गांव के ही परम श्रद्धेय गोविंद सिंह डोटासरा जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहिब, जयपुर से विधायक परमादरणीय रफीक खान साहिब, सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, विश्वविद्यालय से जुड़े रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव परम श्रद्धेय ललित पूनवाल साहब, आदरणीय महेश जी, हमारे सीए प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सीए नितिन व्यास जी, मेरे साथ सह संयोजक सीएल यादव जी, पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी में भी सारे हमारे पदाधिकारीगण, जिला के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के अन्य नेतागण, मीडिया बंधुओं और साथियों, सबसे पहले मैं प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी का और उनकी दूरदर्शिता का और उनकी सक्रियता का सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया और जो प्रबुद्ध जन हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें सीए प्रकोष्ठ के गठन का फैसला लिया और निश्चित रूप से उनका ये जो फैसला है आपके सबके समक्ष आज आप देख रहे हैं। पूरे राजस्थान भर से करीब 250 से अधिक कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, जैसा कि अभी नितिन व्यास जी ने बताया, 1000 से अधिक लोग इस संगठन से जुड़ेंगे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की नींव, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय डोटासरा साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा आपने कहा बहुत कठिन परीक्षा होती है और उसके बाद में जिन लोगों से हमारा, जैसा आदरणीय जूली साहब ने कहा
कि व्यापारी वर्ग विशेष रूप से हम लोगों से टच में रहता है और जैसा माना जाता है कि अधिकांश व्यापारी वर्ग जो लोग हैं वो कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक कम रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा गठन करना और ऐसे सारे लोगों का जुड़ना, मैं समझता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को कि आप ऐसे संगठन से जुड़े और आज इन सब नेताओं के सामने बात का उदाहरण भी दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछला कार्यकाल था, उसमें भी मुझे सीए प्रकोष्ठ के साथ काम करने का मौका मिला। मैं डोटासरा साहब निवेदन करूं, हम लोगों ने कोशिश करी कि कार्यकारिणी बनाएं। हम लोग बीकानेर में जगह जगह फोन करते थे, लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, इतना भय था कि पता नहीं क्या होगा। और आज इतने कम समय में इतने लोगों का जुड़ना इस बात का भी उदाहरण है कि लोग आक्रोश हैं, लोगों में भय हैं और लोग वास्तव में पीड़ित भी हैं। और इसी से लोगों ने अपने आप इस बार जैसे हम लोगों ने प्रयास किया, अपने आप लोग आगे आए और हम लोगों से जुड़े। आपने सभी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि जहां जिस लेवल पर, जैसा कि टूणवाल जी ने कहा कि सीए प्रकोष्ठ के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, जब सरकार में भागीदारी होनी चाहिए, और उस बात को आगे बढ़ाते हुए जूली साहब ने, रफीकान साहब ने और अध्यक्ष जी ने इस बात की प्रतिबद्धता की। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हम लोगों के लिए कोई संबल नहीं हो सकता। और मैं चाहूंगा एक बार जितने भी लोग आप बैठे हैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करें और प्रतिबद्धता व्यक्त करें, हाथ ऊपर करके कि हम लोग कांग्रेस के साथ में रहेंगे। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो प्रत्येक आदमी को प्रभावित करता है, चाहे वो गरीब हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कोई भी आदमी है, उसको जीएसटी प्रभावित करेगा। और इस रूप में हम लोगों से हर तरीके का आदमी टच में रहता है। और ऐसे लोगों में अगर ये विचारधारा जाएगी, हम लोग ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सब परेशान हैं लेकिन बोलना नहीं चाहता, भयभीत है। व्यापारी भी परेशान है, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी परेशान हैं। और जैसा कि अभी जूली साहब ने कहा कि जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए, आज हम कोई राय देते हैं, 5 दिन बाद पता चलता है कि वो अमेंडमेंट हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं और अभी जो एक संवाद का कार्यक्रम है उसमें अपनी बात रखें। पूरा जो मंच है आपकी बात का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरे मंच का। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में आमिर विधायक माननीय प्रशांत सैलेश शर्मा जी भी आ चुके हैं। तो मैं सीए नितिन व्यास जी, सीए सीएल यादव जी, सीए कमल मिश्रा जी से आग्रह करती हूँ कि वो उनका बुके प्रदान करके अभिनंदन करें। सर देखिए, सामने देखिए सर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं माननीय सीए गोकुल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष जयपुर ग्रामीण से अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सीए गोकुल चौधरी। आप सभी से निवेदन है कि सम्मानित मंच कहकर अपना नाम बोले और कहां से आप हैं और संगठन में अभी क्या पद पे है, बस इतना सा कह के, और आप 2-2 मिनट में बोलेंगे तो 40-45 मिनट में बहुत ज्यादा आप लोगों को हम सुन पाएंगे। तो
अभिवादन में ज्यादा समय नहीं, और या मंच की जगह अगर हो तो माइक अगर वहीं पहुंचा दें तो फिर ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद। मैं गोकुल चौधरी, जयपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष, आमेर विधानसभा सदरपुर गांव है मेरा। और सबसे पहले तो मैं पीसीसी अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, मेरी विधानसभा से एमएलए प्रशांत सहदेव शर्मा जी और विधायक रफीक खान जी, सांगानेर से प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और सीए प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नितिन व्यास जी, मोर साहब, सीएल यादव साहब और यहाँ पधारे हुए सभी प्रदेश भर के कोने कोने से, हर जिले से आए हुए पदाधिकारी और सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये जो इकोनॉमी की बातें हैं ये सब हमारे इस प्रोफेसर में है, उस चीज को हम ग्राउंड पे लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। पर जो ये मौका हमें दिया, जैसे 2011 में जब मैं जयपुर आया तो एनएससीआई में कार्य करता रहा, उसके बाद युवा कांग्रेस में कार्य करता रहा, फिर जब 2019 में सीए बना तो मैं प्रोफेशनल कांग्रेस का सदस्य तो बन गया, पर पार्टी के काम के लिए काम करने का मेरा इतना मन था, पर मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि मैं पार्टी के लिए कैसे काम करूं। तो इसके लिए मैं अपने दिल से, अपनी गहराइयों से सम्मानीय डोटासरा साहब का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें पार्टी के प्रति काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है हमसे है, हम उस पर खरा उतरेंगे और पार्टी के प्रति निष्पक्ष भाव से काम करेंगे। बस मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं जो डोटासरा साहब की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोरिया बुला देने वाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर मोरिया बुलाने में विश्वास रखते हो तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में निकाय चुनाव में, पंचायती राज में, विधानसभा 2028 या लोकसभा का चुनाव हो, हम आपके साथ मिलके मोरिया ही नहीं, तोते कोयल सब बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कामा से आए हुए मुख्तार अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में अपना सुझाव दें। सम्मानित मंच को आदरणीय अध्यक्ष साहब और सम्मानित मंच, टीकाराम जी जूली जी मेरे पड़ोस से भी और विपक्ष की आवाज भी है तो उनका भी बनता है। मैं तो सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा अध्यक्ष साहब, जहां डर की बात हुई वहां उम्मीद भी है। एक 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। नितिन भाई ने मुझे दीव जिले का अध्यक्ष बनाने के लिए फोन किया किसी को, एक लड़का वैभव नाम का सीए है, बहुत यंग है। मेरी उससे बात हुई, मैंने उससे कहा है वैभव सीएसएल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना है और मुझे लगता है कि तेरे से ज्यादा काबिल इस काम के लिए कोई आदमी दूसरा नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मैं आज ही डिपार्टमेंट होके आया हूं, राजनीति में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आज जो धक्के झेल के आया हूं मुझे ऐसा लगता है कि अब देश बचाने की लड़ाई है और हमको लड़नी पड़ेगी और हमें वो लड़ाई लड़नी है तो उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अगले ही सेकंड ये कहा कि मैं बनूंगा प्रेसिडेंट और हम इस बात को आगे रखेंगे। तो जहां डर है वहां उम्मीद भी है। ये आपने जो ताकत, हिम्मत दी है, हौसला दिया है कार्यकर्ता को, हर आदमी देश का और बच्चा बच्चा अब उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा आपने एक आवाज लगाई शेखावाटी की उस धरती से, पूरे देश ने उस पर मोहर लगाई। आपने कहा लोकसभा में ये जब आवाज लगा रहे थे कि 400 पार तो संविधान बदलेंगे, जब आप ही की आवाज थी तो आपने कहा देश बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, पूरा देश आपके साथ खड़ा था। अब दिन प्रतिदिन आपका वो जो भरोसा, आपने जो ताकत दिखाई, आपने ईडी के खिलाफ खुद लड़के दिखाया, तो ये तमाम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि जब आप लड़ सकते हैं तो आपके साथ खड़े होकर हम सब लड़ सकते हैं। तो ये देश बचाने की लड़ाई है और देश बचाने में मैं समझता हूं सबसे बड़ा सहयोग किसी का हो सकता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की इकोनॉमी को समझने वाले वो लोग हैं जो बड़ा योगदान इसमें दे सकते हैं। आप सब, हम सब मिलके हिंदुस्तान को मजबूत बनाने का काम करेंगे। देश की इस लड़ाई को माननीय अध्यक्ष साहब के साथ
आपने जैसा कहा राहुल गांधी जी के साथ हम सब कार्यकर्ता मिलजुल कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबने समय निकाला, कीमती समय निकाला और देश के लिए निकाला, इस भावना के साथ इस देश को बचाने की लड़ाई हम सबको लड़नी है और वैभव के सपनों का जो भारत है जिसका लिए वो सोचता है, वो लड़ाई हम सबको मिलजुल कर लड़नी है। तो उस डर के खिलाफ एक उम्मीद है और आप लोगों ने जगाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर सी हैं पीयूष जैन साहब, 2 मिनट में अपनी इकोनॉमी के बारे में जो भी चल रहा है फटाफट से बताएं ताकि एक टिप्स मिल जाएंगे आप लोगों को। नमस्कार सम्मानित मंच दोस्तों, CSL ज्वाइन करने के पीछे मेरा जो पर्पस है वो मैं बताना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पर सारे CA प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिनकी पढ़ाई आर्थिक नीतियां, आर्थिक नियम, कानून कायदे से हुई है, आगे भी उनका वही काम है। और ये देखकर बड़ा दुख होता है कई बार कि जनता में ये आर्थिक मुद्दे नहीं बनते, मुद्दे नॉर्मली राजनीतिक मुद्दे रह जाते हैं। अब मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, जूली जी की एक बात संसद में आई थी कि गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाया है। गिग वर्कर्स कौन है? ये जो आपको स्विगी के, जोमेटो के सामान बेचते हैं या कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोग 2.5 करोड़ हो जाएंगे करीब, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आई है। जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो इनकी इनकम क्या है? इनकम के लिए अभी डेटा आया है रिसेंटली कि करीब 171 रुपए रोज कमाने वाले लोग, उससे कम कमाने वाले लोग 83% हैं हिंदुस्तान में। 116 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज के 171 रुपए से कम कमाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जब आप जैसे बड़े नेता इन मुद्दों को उठाते हैं तब ये मुद्दे बनते हैं। ये जब आर्थिक नीतियां, नियम, कानून हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि इन्हें मुद्दा बनाया जाए। में ये चाहते हैं कि ना सिर्फ आपकी बात लोगों तक पहुंचे बल्कि ये आर्थिक मुद्दे भी आपके द्वारा बड़े मुद्दे बने, चाहे वो गिग वर्कर का मुद्दा हो या मैं बहुत सारी चीजें लिखकर लाया था हालांकि, है ना। इनकम डिस्पैरिटी की अभी बात होती है। इनकम डिस्पैरिटी के हालात ये हैं कि देश की 77% संपत्ति ऊपर के 10% लोगों के पास है। अब वो संपत्ति का बंटवारा अगर बराबर नहीं होगा तो गरीबी की हालत क्या होगी? अभी आया बीच में न्यूज आई थी कि गरीबी हमने कम कर दी है। गरीबी कम नहीं की है, गरीबी की रेखा नीचे कर दी है। अब अगर गरीबी की रेखा के बारे में पूछे तो सरकार कोई नियम ही नहीं बताती कि गरीब मानेंगे किसको। सरकार ने अभी बोला दिन के 62 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। अब दिन के 62 रुपए से आप क्या बच्चों की शिक्षा कर सकते हैं, क्या सेविंग कर सकते हैं, क्या अपने हेल्थ का खर्चा निभा सकते हैं, कपड़े, खाना, कहां से घर का किराया देंगे? तो गरीबी रेखा नीचे करने से गरीबी कम नहीं होगी। तो ये सारी आर्थिक चीजों की रिसर्च हम चाहते हैं कि आपके द्वारा मंच से उठाई जाए, जिससे कि ये मुद्दे बड़े बने। और मुद्दे आजकल ऐसे हो गए, मतलब ऐसे लोग धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं जो खुद धार्मिक नहीं है। अब आप बात करें, रामायण हम सब ने पढ़ी है। दंडकारण्य वन में रावण के राक्षस आते थे, ऋषियों को देखते थे और उनको परेशान करते थे। वहीं दूसरी तरफ राम का चरित्र क्या है? विभीषण और रावण दोनों भाई हैं, लेकिन राम का विशेष प्रेम है विभीषण से, लेकिन रावण से दुश्मनी है। अब आप बताइए, कपड़ों को देखकर पहचान करने वाले रावण के लोग हैं या राम के लोग हैं? जो राजनीति समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि कपड़े देखकर पहचानने वाली जो बात है वो अधर्मियों की बात है। धर्म की बात यह है, गुण और दोष व्यक्ति का होता है। ये बात अधर्मी लोग धर्म के मुद्दे पर चुनाव जीत रहे हैं और आर्थिक मुद्दे जो देश के लिए जरूरी हैं, उस वजह से ये क्योंकि मौका नितिन जी ने दिया है तो मैं अपनी बात आपके द्वारा आगे बढ़ाना चाहता हूं और समय कम है इसलिए यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। वैसे आपको बताऊं कि राजनीति का नैरेटिव जो भी हिंदुस्तान में चल रहा है ये बहुत पुरानी फिलॉसफी है पॉलिटिक्स की, कि अगर कोई नेता आपको ये विश्वास दिला दे कि जो मेजोरिटियंस हैं, जो बहुसंख्य लोग हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटीज, और सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, मैं ही सिर्फ तुमको बचा सकता हूं माइनॉरिटीज से, तो ये नैरेटिव हमारे इंडिया में सेट हो गया तो उसके आगे फिर हमारी सारी अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी रेखा की बातें, इकोनॉमी की बातें, वो सब चीजें खत्म हो जाती है। तो अभी जो इंडिया में नैरेटिव सेट है वही है
कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द मेजॉरिटियंस इज इन डेंजर ड्यू टू द माइनॉरिटीज एंड ओनली आई कैन सेव यू फ्रॉम दिस। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहन सालेचा जी को 2 मिनट में अपनी बात बोलें। नमस्कार मंच, मेरा नाम रोहन सालीचा है। मैं 2001 सीए पास आउट हूँ और मैं नितिन जी का आवाज हूँ जो मुझे इसका पार्ट बनाया। मैं जॉब में हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, बट मैं लास्ट 20 साल से जयपुर के बाहर हूँ और मैं हर वीक फॉर लास्ट 20 इयर्स मैं हर वीक जयपुर आता हूँ, राजस्थान आता हूँ, राजस्थान टच करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो मेरे पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई देश बदलने की बात है। मेरा स्कोप सिर्फ राजस्थान को लेके है। इस स्टेट को मैं कैसे मैं कंट्रीब्यूट करके आप लोगों की हेल्प से कैसे मैं इसको एक नेक्स्ट स्टेप ले जा सकूं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरी वो है बेरोजगारी या फिर जॉब क्रिएशन जो यहाँ पे नहीं होती है। ये बहुत पुराना मुद्दा है। मैं 2001 से देख रहा हूँ राजस्थान में जॉब नहीं है। राजस्थान के सीए MBA सब लोग 70% जो पॉपुलेशन है वो वहां से पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद जाके जॉब करती है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जिसके अंदर ये कम्युनिटी बहुत हेल्प कर सकती है। फर्स्ट इज एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बने जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपिटल, मेंटरशिप और एजुकेशन और स्किल क्रिएशन का इकोसिस्टम बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनी और ये कम्युनिटी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट इन दिस होल एरिया। सेकेंड चीज है जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एवरीथिंग, लाइसेंसिंग हो, कैपिटल हो, लोन हो, सब हो। उसके अंदर उद्यमियों को, इंडस्ट्रीज को राजस्थान में चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसके लिए पूरा सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, जो कि हर स्टेट बात तो करता है और बीजेपी ने बहुत जगह बात भी की है लेकिन होता नहीं है। जो आप बता रहे थे फेसलेस है, फेसलेस इज चैम्प, कुछ होता नहीं है, देयर नथिंग कॉल्ड फेसलेस। थर्ड थिंग है जो राजस्थान का हेरिटेज है, कल्चर है, उसका जो बेसिक इंडस्ट्री है, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेरिटेज एंड द बिगेस्ट इज टूरिज्म, उसको क्रिएट करें, उसको फर्दर एनहांस करें और जो कंजर्व और जो हमारे पुराने हेरिटेज की जो गढ़ हैं, किले हैं, उनको हम कंजर्व करें। ये 3-4 चीजें जो ऐसी जो स्तंभ है जिससे हम जॉब क्रिएट करते हैं राजस्थान के अंदर। और मेरा स्कोप अभी सिर्फ राजस्थान ही है। आई वांट टू मेक दिस स्टेट अ बिग वन। अब मैं हमारे भीलवाड़ा से आए हुए सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट महावीर गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। सब बहुत सीनियर हैं और हमारे संभाग के अध्यक्ष भी हैं, अजमेर संभाग के, और भीलवाड़ा में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम महावीर गांधी है। भीलवाड़ा 35 साल से सेटल हूँ। वैसे मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और 35 साल से भीलवाड़ा हूँ। पुराना कांग्रेसी हूँ। 1980 में जोधपुर में गहलोत साहब का प्रचार किया था, लोकसभा चुनाव जीते थे। अभी मैं आपके सामने मोदी सरकार की 3 आर्थिक त्रासदियां बताना चाहता हूं जिन पे हम CSL कुछ पब्लिक में बताएंगे। पहली त्रासदी ये है 2016 में नोटबंदी जो आई थी, नोटबंदी में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई थी, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, करोड़ों लोगों की आय प्रभावित हुई थी। इसको हम भीलवाड़ा में हर साल त्रासदी दिवस के रूप में मनाते हैं, मीडिया कवरेज करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पब्लिक में वो देते हैं, हर साल मनाते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो लोग नोटबंदी में मारे गए। एक आया था गब्बर सिंह टैक्स। इस गब्बर सिंह टैक्स की वजह से व्यापारी वर्ग और उद्योग धंधे बहुत डरे और सहमे हुए हैं। अभी भी ये पूरी तरह से सरल नहीं हुआ था। सरकार लाई, मनमोहन सिंह जी इसको लाना चाहते थे एक सरल टैक्स प्रणाली के रूप में, जिसको मोदी जी ने एक उलझी हुई टैक्स प्रणाली के रूप में थोप दिया। तो इससे भी लोग काफी प्रभावित हैं। हम CSL के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकते हैं। जब ये आया था उस समय लगभग 40 रिटर्न भरने पड़ते थे मंथली। हमने 5000 पैम्पलेट भीलवाड़ा में व्यापारियों को छपवा के दी थी, तो लोगों के हमारे पास काफी इंक्वायरी आती थी कि इसमें क्या होगा क्या होगा। आज भी लोग इसमें पहुंचे। तीसरा है क्रॉनी कैपिटलिज्म, यानी मित्र मंडली का पूंजीवाद। ये सभी जानते होंगे कि कुछ चंद मित्रों को देश की आय और संपत्तियां हस्तांतरित की जा रही है और इसकी वजह से दूसरे छोटे और मझोले उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं या उनको मतलब उनकी आय सीमित होती जा रही है। इसका भी मुद्दा हम CSL के माध्यम से उठा सकते हैं। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि CSL कांग्रेस के मेन संगठन को कैसे वोटर्स और मेंबर्स बना के दे सकती है। आज के तारीख में क्रिकेट एक बहुत लोकप्रिय खेल है। हर जिले में हम लोग CA प्रकोष्ठ क्रिकेट टूर्नामेंट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा यूथ CA
हमारे सीए प्रपोज से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े और वो हमारे वोटर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो जिले की जो प्रतिभावान लोग हैं या छात्र हैं, उनका राज्य या देश के स्तर पे सम्मानित होता है, उनको हम हमारे जिले में घर जाके उनका सम्मान करें, तो इससे पब्लिक में मैसेज जाएगा और वो लोग सीएसएल से जुड़ेंगे और डायरेक्टली फिर कांग्रेस से जुड़ेंगे। तीसरा सुझाव मैं देना चाहता हूँ सर, सीए का माइंड जो है डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस में काफी अच्छा होता है, तो मेन संगठन हमारे का जो डाटा कलेक्शन, जब भी कोई चुनाव आए तो मतदाता या मतदान से संबंधित या हिस्टोरिकल डाटा हमारे से आप कलेक्ट करवाएं, उसका एनालिसिस करें, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें आपको हमारे प्रत्याशी की जीत को सटीक बनाने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद। संजय कुमावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात बोलें। सम्मानित मंच, मैं संजय कुमार सीए सेल में महासचिव के पद पर अभी मेरे को नियुक्त किया गया है। जय संविधान। सम्मानित मंच, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जो प्रोफेशनल वर्ग से जुड़े हुए जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जनरली इस टाइप के राजनीतिक मंचों पर खुल के आते नहीं हैं। तो इसका आज इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि जो एक ये रोष है जो आज देश में फैला हुआ, ये रोष आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो इस रोष को आगे बरकरार हम लोग बिल्कुल रखेंगे। इसमें आप लोग, राजस्थान का आलाकमान यहाँ पूरा बैठा हुआ है, देश का आलाकमान भी आपके माध्यम से हम लोगों को सुनेगा। और मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपको ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस संगठन में जो कोई भी काम दूसरे आपके विभाग या प्रकोष्ठ नहीं कर पाते हैं, उस काम को करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप हमें आदेश दीजिए, हम उस काम को बखूबी निभाएंगे और कांग्रेस संगठन को हमेशा आगे की ओर लेके जाएंगे। और देश को जो आज ये रोष हो रहा है, इस रोष को कम करने की कोशिश करके जनता में अच्छे दिन लाने की, एक जो बिल्कुल बोगस नारा लगा था उसको वास्तविकता में धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। दोबारा मैं कहता हूँ जय संविधान। सम्मानित मंच, धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जनरल सेक्रेटरी उदयपुर से महेश मिनारिया जी को कि 2 मिनट में अपनी बात बोले। उदयपुर से आया सर जी। आदरणीय सम्मानित मंच, आप अभी कुछ समय पहले उदयपुर पधारे थे, तो मैं बहुत आपसे प्रभावित हुआ और जिस ढंग से वहाँ जो टाउन हॉल में माहौल था वो वाकई काबिल तारीफ है। और इतना जुड़ाव, इतना और लोगों का, जब आपका काफिला मैंने देखा फतेह सागर से जब टाउन हॉल की तरफ आ रहा था, तो मतलब लोग इतनी उत्सुकता से आपको देख रहे थे, एक अपेक्षा से। तो बाकी इसके लिए बधाई आपको सर। एक अभी आज मैं एयरपोर्ट से सुबह आ रहा था, तो कैब मैंने बुक की, वो आ रहा था करीब 699 रुपए कुछ आ रहा था। तो उसका कैब वाले का फोन आ गया, कहाँ जाना है आपको? तो मुझे वीके इंडस्ट्री एरिया जो है उतना दूर जाना था, करीब 16 किलोमीटर। तो उसने कहा कि भाई इसमें तो नहीं चलूंगा, 1200 रुपए लूंगा। मैंने कहा तो 1200 रुपए तो नहीं, उससे बार्गेनिंग करके और 850 रुपए में तय हुआ। मैंने कहा ऐसा क्या है? बोले कि वहां इतने गड्ढे हैं आपकी, आप कि एक बार आप चल के देखें। मैंने कहा चलो ठीक है। आप विश्वास से करेंगे, मैंने 850, जब मैं उतरा वहां 850 की बजाय मैंने 1000 रुपए दिए उसको। तो ये स्थिति है सर। और आज जब मैं वापस वहां से यहाँ आरएस क्लब आ रहा था, तो जो गंदगी और रात को तो क्या होता है कि आप चकाचौंध में, हम लाइटों में और उसमें पता नहीं चलता है कि क्या साइडों में कितना गंदी है, क्या है, मार्केट में क्या हाल है। लेकिन सब वास्तव में बहुत बुरी हाल है। और ये मेरा एक सुझाव है कि ये चीज हर एक आम आदमी भी महसूस कर रहा है, लेकिन उसके मन तक हम पहुंचे कि वो ये महसूस करे कि हम उसकी बात समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। तो थोड़ा सा आपसे मैं सुझाव चाहूंगा कि कैसे हम एक आम आदमी के मन तक हम पहुंचे, उसकी बात, उसको एहसास करें कि हम उसके साथ हैं, कि हम उसे महसूस कर रहे हैं। ये धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोटा सरकार के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद गुप्ता जी, जो झालावाड़ में प्रैक्टिस करते हैं, झालावाड़ से यहाँ पर आए हैं। मैं झालावाड़ से अरविंद गुप्ता सीए।
2006 पास आउट हूँ और मैं सर जब से सीए बना हूं तभी से कांग्रेस वालों के नेताओं के सबके साथ उठना बैठना रहा है और शुरू से कांग्रेस आइडियोलॉजी अपनाई है झालावाड़ में। और अब मैं अभी तक हम सब व्यापारियों से करदाताओं से जुड़े हुए हैं और उनका सारा टैक्स असेस करके अभी तक तो हम फंड सरकार को दे रहे थे। फिर उसके बाद जो बीजेपी कांग्रेस रही है, कांग्रेस या बीजेपी गवर्नमेंट जो भी रही है, उस फंड को किस तरह से जनता तक पहुंचाया ये आप लोगों का काम है। लेकिन आज हम इस मंच तक आ गए और आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं तो मैं इस इकोनॉमिक के लेके कुछ आपको बताना चाहता हूं। जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे झालावाड़ में एयरपोर्ट बना सर, अब वहां काफी फंड लग गया लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। मैं कोटा संभाग का प्रभारी हूँ, इस नाते बताऊंगे कांग्रेस गवर्नमेंट में कोटा का सौंदर्यीकरण बहुत जबरदस्त हुआ। आज कोई एक अगर लाइट भी खराब हो गई तो उसको बल्ब लगाने वाला कोई नहीं है। सौंदर्यीकरण जितना डेवलपमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ वो वापस से खत्म होता जा रहा सर। इसके अलावा जो जीएसटी और इनकम टैक्स से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसमें व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कांग्रेस के प्रथम श्रेणी के सब नेता लोग हैं, आपकी आवाज जल्दी पहुंचेगी तो जीएसटी में जो रेंडमली चेंजेज हो रहे हैं, हर महीने 15 दिन 2 महीने में कोई ना कोई नया सर्कुलर नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके लिए आप आवाज उठाएं, हम पीछे आपके साथ खड़े हैं सर। आप आवाज उठाएंगे तो ये बात जल्दी सरकार तक पहुंचेगी। इसी के साथ में अपना धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अलवर के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार जी से। ये सबसे एक्टिव है, सबसे पहले उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बना दी थी अलवर में ना चुके। आदरणीय सम्मानित मंच और यहाँ पधारे अध्यक्ष सभी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय कांग्रेस। कुछ सुझाव सर मैं देना नहीं चाहूंगा क्योंकि सबने सुझाव दे दिए हैं। मैं तो आपसे सिर्फ एक पूछ चाहता हूँ कि सीए प्रकोष्ठ में टैक्स एडवोकेट चार्टेड अकाउंटेंट इसके अंदर सीमित ना करें, पूरी छूट दे हमको। जितने भी युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े और सीए प्रकोष्ठ का बड़ा बना पाए, कम से कम 5 से 10 हजार युवा इसमें जोड़ पाए। पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक हम अपने एक जो है उसको जोड़ पाए, इसकी मैं छूट चाहता हूँ। पास में हमारे दौसा के जिला अध्यक्ष हैं मनोज शर्मा जी। सम्मानित मंच सर, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि जैसे हम नगर परिषद, नगर पालिका वगैरह के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमारे प्रोफेशनल का भी एक आपके इनफॉर्मल कोटा बढ़ा दिया जाए। तो मैं हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष अभिनव शर्मा जी को बोलूंगा कि बस 2-3 सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो फटाफट। परम आदरणीय मंच, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से ही कांग्रेसी था। मेरे पिताजी आपकी क्लासमेट रहे हैं 1990 में जब आप लोग कर रहे थे कॉलेज में, एसके कॉलेज में। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई सरकार तो है ही नहीं आज के हाल में, और केंद्र सरकार जो है वो बोलती है कि विकसित भारत बनाएंगे। अरे विकसित भारत कहाँ से बनाओगे जब लोगों में भय से तो युद्ध ही नहीं लड़ा जाता, तो आप विकसित भारत कहाँ से बनाओगे। तो मैं यही कहूंगा सर कि अपने व्यापारी जो भी मंडल है या हमारे सीए हैं वो भय को त्याग कर आगे आए, मैं यही बोलूंगा। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सीनियर सीए हैं विनीता सिंह जी जो उदयपुर से आई हैं, वो अपनी बात बोले। वनीता सिंह जी। हेलो सम्मानित मंच और मेरे शहर से, मेरे प्रदेश से आए हुए सीए को सर भी एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रकोष्ठ की जितनी भी सदस्यता बढ़ानी होगी 1000 लाख, वो हम हमारा काम अवश्य करेंगे आपके निर्देशों में। लेकिन एक बात मैं जो यहाँ कहना चाहती हूँ कि जब से मैं पैदा हुई हूँ उदयपुर में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कुछ भी थी, कभी भी कांग्रेस का बोर्ड नहीं रहा। और समय के साथ जो विकास होता है वो तो सभी जगह होता है, ठीक है ना। तो क्या कमी हमारे शहर में है कांग्रेस के नेताओं में, पदाधिकारियों में, जो हम कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना पाते। अब मैं कबीरदास जी का एक दोहा 2 मिनट में बोलना चाहूंगी कि भारत धीरे चल,
माली सींचे 100 गड़ा और ऋतु आए जब फल होए, है ना। तो माली 100 गड़े सींचता है, मेहनत करता है, धीरे धीरे रेत बना चल, धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 गड़ा और ऋतु आए जब फल होए। तो पहली लाइन तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है कि हमने 3 दिल्ली और बीजेपी के निकाल दिए, अब हमारे दिल्ली की सीमा खत्म हो गई है, हमें लोकसभा केंद्र में हमारी सरकार चाहिए। और दूसरी बात कि इलेक्शन होता है, लोकतंत्र में हार और जीत तो एक हिस्सा है और होता रहेगा, लेकिन न जीतने वाला प्रत्याशी कभी आगे शक्ल दिखाता है, न हारने वाला प्रत्याशी कभी शक्ल दिखाता है। तो देयर इज अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज हमारे पास 3 साल बाद हमारे पास वापस इलेक्शन आएंगे, हम उन 3 सालों में इन्वेस्टमेंट करें, नेता लोग पब्लिक के पास जाए और वहां पे उनकी समस्याओं का समाधान करें, तो विश्व की, भारत की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको हरा दे। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आप अगर जनता के साथ हो तो सब कुछ आपके साथ है। तो जो बेसिक समस्या, मैं रोज, मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता है तो मैं ड्राइव नहीं करती, तो मैं रोज रैपिडो में टैक्सी वालों के साथ जाती हूँ। तो हर आदमी ये कहता है मैडम धंधा नहीं है। पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आप लोगों ने जब हमारी हार हुई तो पोस्टमार्टम किया होगा कि कहाँ हमसे चूक रह गई, उन गलतियों को हम सुधारें ताकि हमें वापस हमारी सरकार को यहाँ पे लाभ आए। बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे प्रदेश के सचिव हैं टोंक से दीपक गौतम जी। नमस्ते आदरणीय मंच, मैं सिर्फ एक मुद्दा उठाना चाहूंगा आपके सामने। अपने ग्राम पंचायतों में अभी सफाई के नाम पर बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन मैंने अभी कुछ सोर्स से मालूम किया, आरटीआई से मालूम किया, उनका प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही है और वो पैसा सिर्फ लोगों के ठेकेदारों के हाथों में जा रहा है। तो मैं चाहूंगा इस रिगार्डिंग आप कुछ ऐसा ऑडिटिंग सिस्टम लाए जब आप आओ या सत्ता में विपक्ष में बैठ के मुद्दा उठाए कि उनकी ऑडिटिंग हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थैंक यू। और भी हमारे जोधपुर से जो लोग आए हैं, किधर बैठे हैं जोधपुर वाले? हाँ, योगेश व्यास जी हमारे जोधपुर के नॉर्थ के प्रेसिडेंट हैं। सम्मानित मंच एवं मेरे सभी पेशेवर साथियों, आप सभी का हार्दिक मैं मारवाड़ और राजस्थान की उस धरती से आता हूं जिसको सीए की खान कहा जाता है और अपने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी एरिया से आता है। जी हाँ, मैं जोधपुर से आता हूं। और सर, मैं आपके सामने 2 मुख्य मुद्दे रखना चाहता हूं, अगर सर आपको लगे तो आगे विधानसभा में रखिएगा। सर, बात करती है सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, लेकिन सर हम सब यहाँ बैठे हैं, जब जीएसटी अब ईज ऑफ डूइंग कोई पर्सन कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहला उसका ऑप्शन होता है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना। आज जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने कोई जाता है तो उसको 1 से 2 महीने लग जाते हैं सर। ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है आज मॉर्निंग में मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो इवनिंग तक मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाए और मैं अपना कल से बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता है सर। एक तो ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा सर, अक्सर अपनी सरकार ये बोलती है कि भारत 5वीं इकोनॉमी बन गई है या 4थी इकोनॉमी बन गई है। क्या सरकार ने एक बात बताई जनता को कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इकोनॉमी अपनी क्यों बढ़ रही है? क्यों अपनी जनसंख्या बढ़ रही है? जब जनसंख्या इंटू प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे तो टोटल इनकम वो बढ़ जाएगी, बट प्रति व्यक्ति आय अपनी नहीं बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय में आज भी भारत काफी पीछे है। जब तक प्रति व्यक्ति आय अपनी बढ़ेगी नहीं तब तक भारत की ग्रोथ होगी नहीं। सर, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जिस एरिया से मैं आता हूं उस एरिया में हर वार्ड में कोशिश करेंगे हम अपने एक सीए योद्धा को कांग्रेस के अंतर्गत लाए और हर जगह कोशिश करेंगे आने वाले नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव में अधिक से अधिक वार्ड में चुनाव जीत के कांग्रेस का विजय बनाए और बीजेपी के मोड़िए बुला दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आईसीआई, जय कांग्रेस। नीमका थाना से हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं ऋषभ निगोतिया। ये बड़े स्मार्ट है सर। नमस्कार सर, मैं सीए ऋषभ निगोतिया नीमका थाना से। सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नीमका थाना में आज तक बीजेपी का नगर पालिका में बोर्ड नहीं बनने दिया। 1952 से लेके आज तक 34 साल मेरे दादाजी चेयरमैन रहे, उसके बाद मेरी ताई जी चेयरमैन रही, फिर मेरे ताऊ जी चेयरमैन रहे और अभी हाल फिलहाल वो उप सभापति हैं जो कि अभी
3 दिन पहले नगर पालिका वापस सरकार ने नगर परिषद वापस ले लिया। तो सर मैं यही मेरा परिचय देना चाह रहा था कि, और मैं एक जीएसटी पे बोलना चाहूंगा कि जीएसटी इन्होंने इतना बड़ा जो कि गब्बर सिंह टैक्स करने यहाँ से बोला था कि आज जीएसटी को आए 2017 में जीएसटी आ गया, आज तक इनसे ट्रिब्यूनल नहीं बन पाई। तो ये क्या इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो सर अभी बोल के गए हैं और ये क्या करने में है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ट्रिब्यूनल बनाए, केस पेंडिंग है सब कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंकित शर्मा जी से, हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत सम्मानित मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए और हम लोगों को मनोबल बढ़ाया। साहब मैं 15 साल से पावर सेक्टर में काम कर रहा हूँ और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ आगे भविष्य के सॉल्यूशन अगर आप लोग आगे रख सके विधानसभा में, इसलिए 2 मुद्दे में, क्योंकि आम जनता से बिजली की दरें आम जनता से लिंक्ड है। इसमें मुख्य तौर पे राजस्थान सरकार में अगर आप देखें तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, और इन तीनों कंपनियों का आज की तारीख में अगर मैं आंकड़े बताऊं तो 1 लाख करोड़ का घाटा है। और मैं करीबन आसपास के स्टेट्स में भी काम कर रहा हूं, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी है। मुख्य बात यह है कि अगर हम लोग साल में 50,000 करोड़ की बिजली खरीद रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस करीबन आंकड़ों के अंदर 20% है। वो नागौर, भरतपुर में जाऊंगा तो 45% है। अगर मैं साल में 50,000 करोड़ की बिजली खरीद रहा हूँ और कह रहा हूँ कि साहब 20% उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है, जो कि आप समझ सकते हैं किस हिसाब से लॉसेस हो रहे हैं, तो 10,000 करोड़ का साल का लॉस हो रहा है इस विद्युत कंपनी को। इसके लिए मैं जब दूसरे स्टेट्स में गया तो वहां करीबन लॉस थे 5-6%। मेरी आंखें खुली रह गई, मैंने कहा यहाँ 20-25% लॉस, वहाँ 4-5% लॉस है। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या पर्पस रहा, कि किस तरीके से 4-5% पर आए। तो एक टेक्निकल तो उन्होंने आंसर दिया कि साहब जो वितरण कंपनियां होती है वो लास्ट नेटवर्क होता है, जैसे छोटा नेटवर्क हो गया आपका, LT नेटवर्क हो गया, फिर 11 kV हो गया, फिर 33 kV हो गया। वितरण कंपनियों का 33 kV का नेटवर्क होता है। इन्होंने कोशिश करी कि उसको 66 kV पर ले गए, तो टेक्निकल लॉसेस को कम किया, पहला। दूसरा उनका ये कहना था, पॉलिटिकल आंसर था उनका, कि साहब हमारे जो भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने साल भर के लिए विजिलेंस लाया और जितने भी हमारे MLA साहब थे, MP साहब थे, उनको बुलाया कि साहब आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि साल भर के विजिलेंस में कोई आड़ा नहीं है। और वो आज उस 3% 4% की लॉस पर है। अन्यथा ये जिस तरीके से वितरण कंपनियां चल रही हैं, भविष्य आप देख सकते हैं 1 लाख करोड़ के लॉस पर है, पहला। दूसरा मुद्दा साहब ये था, जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर है वो आज भी पीड़ित है कि उसको दिन की बिजली कैसे मिले। रात को आप तो अच्छे से समझते हैं, आप गांव से आए, खेती देखी है आपने, उसको आज भी रात की जो एग्रीकल्चर फीडर की बिजली है वो रात को मिल रही है। तो साहब लास्ट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया कि 2000 यूनिट बिजली की किसान को दी गई। मैं थोड़ा सा उससे और आगे बढ़ना चाह रहा था। 2000 यूनिट अगर मैं 10 रुपए की एवरेज प्राइस लेता हूँ, वैसे 8 रुपए है, बट एवरेज भी तो 20,000 रुपए एक किसान के ऊपर खर्च हो रहा है पर मंथ, जो कि 2.5 लाख रुपए पर ईयर। 16 या 17 लाख कंज्यूमर है, एग्रीकल्चर कंज्यूमर है आज राजस्थान में। ये आज एक सोलर सिस्टम में अगर 20 किलोवाट का होता है, उसकी मात्र कॉस्ट है 5 लाख, क्योंकि ये जो आप बाहर है ना, ये हर साल का बाहर है। अगर मैं 20 साल में इस बाहर को ले जाऊंगा 64,000 करोड़ का बाहर आएगा। बट अगर मैं एक सोलर सिस्टम हर किसान को दे दूं तो वित्तीय बाहर तो कम होगा, बट जो उसकी पीड़ा है कि रात को मुझे जाग के किसानी करनी पड़ती है, वो दिन में बिजली उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा निवेदन था, क्योंकि आप विधानसभा में इस मुद्दे को उठा सकते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। और भी कोई बोलने वाले हो, अपन 2-4 लोग ले सकते हैं फिर। हाँ सर, हमारे एक भरतपुर के जिलाध्यक्ष हैं, सभी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। एक तो मैं ही हूँ जो कांग्रेस में आया है ना। तो मेरे परिवार ने बोला मुझसे कि तू कांग्रेस में क्यों जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक चीज बताओ, आप 15 साल से वोट दे रहे हो, बीजेपी ने किया क्या है? भाई ऐसा लगे कि आपको किया है तो आप वोट दो, नहीं किया तो क्यों देते हो? और मुझसे भी क्यों कह रहे हो कि आप दो, नहीं किया तो क्यों देते हो? और मुझसे भी क्यों कह रहे हो कि आप दो? तो कम से बताओ तो सही कि उन्होंने क्या किया जिससे मैं वोट दूं। और देखा जाए तो अभी भगतपुर से MLA और MP दोनों बीजेपी से नहीं है।
क्योंकि एक्चुअल मुद्दे ही नहीं है जो मुद्दे उठाना चाहें। बस कि आप बस घुमा फिरा के बस वही बात करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल मुद्दे आए जब तो मजा भी है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे भी ऐसा लगे कि मैं वोट देना चाहूँ, तो सर बस यही है कि एक्चुअल मुद्दे उठाए जाए, फालतू की बात ना की जाए। बस अब एक दो लोग और कोई बोलना चाहें तो। कोटा से टिंकू जैन जी, जिलाध्यक्ष। एक्चुअल मुद्दे उठाने कि एक्चुअल आदमी को सीएम बना? क्योंकि अभी जो आपने एक बात कही थी कि सामने नेक्स्ट जो विधानसभा आएंगे उससे हो सकता है कि वहां से चुनाव ना लड़े। मैं तो कहूँगा जोधपुर से भी हो सकता है ना लड़ पाए। आपका नाम ठीक है, आप उधर भरतपुर से आप भी किसी के पीछे सांगानेर ही आ गए। रहते हैं हेलो, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और मैं बचपन से इनको देखता आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सीए सेल का जो इन्होंने एक पुनर्जन्म किया है, उसका इन्होंने जनवरी में पुनर्जन्म किया और अपने हमारे शेखावाटी में बोलते हैं कि ठीक है जलवा और नहान। तो आज उस सीए सेल का जलवा और नहान का प्रोग्राम था। आप सभी लोग आला कमान यहाँ आए इस प्रोग्राम में और इस सीए सेल का मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा आपको आश्वस्त करता हूँ, हम एनी टाइम आपको तैयार रहेंगे किसी भी तरह के काम के लिए। बचपन से खून के अंदर कांग्रेस है और आपने जैसा बोला कि सीए लोग डर जाते हैं और जब ईडी आए तो मैं खड़ा हूँ। शायद मैं आपको बताना चाहूँ कि आपकी वजह से मैंने 3 महीने रास हुआ हूँ, लेकिन मैं डरा नहीं। हाँ, मैंने 2 ईडी अफसर को गिरफ्तार करवाया था राजस्थान में चुनाव के दौरान। सरकार यहाँ राजस्थान में चली गई थी, मेरे को हेडक्वार्टर पे दिल्ली बुला लिया गया और मेरे को 3 महीने लगाता है कि कांग्रेस नेता का नाम लिख के जाओ। ये उनकी साजिश है। डटोसरा जी कैसे जानते हो? हाँ, तो मुख्यमंत्री को जानते हो क्या? उस दौरान आपके यहाँ रेड पड़ रही थी लगातार और उसी दौरान ये ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो गए। तो ऐसा नहीं है, सीए पहले आपसे पहले खड़े हुए हैं। सर एक्चुअली लोग दूर से इसलिए बात करना चाहते हैं। अभी हमारे बीकानेर के जिलाध्यक्ष हैं हेमंत वोरा जी और असलम जी, ये हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, दोनों बीकानेर से आए हैं। सामान्य मंच सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो सीए को जोड़ना नहीं पड़ेगा सर, सीए को तो आपसे जुड़ना चाहिए सर। क्या होता है कि जब चार्टेड बनने के बाद में आईसीए इनको खुला छोड़ देती है। अब जो चार्टेड बन के आया है वो इतनी मेहनत से आया है सर और इतने ज्यादा सब्जेक्ट, मोर देन 40 सब्जेक्ट पढ़ के आया है। क्या होता है कि जब गवर्नमेंट एग्जाम की बात आती है, जैसे मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की मतलब बात करता हूँ, तो उसके लिए उसको पात्रता का एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। तो फिर जब वो सीए बन के आया है सर, तो उसको अलग से पात्रता देने की गांज होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि एक तो गवर्नमेंट की जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें सीए को प्राथमिकता मिले और दूसरा कॉलेज लेक्चरर जो नींव है पढ़ाई की, उसके अंदर सर आप शिक्षा मंत्री भी रहे हो और अभी आप, मैं देखना चाहता हूँ कि अगली बार आप सीएम बनो। नहीं सर, आपका वो गमछा घुमाने वाला भी बहुत काफी। थैंक यू सर। धन्यवाद। बाकी मैं सामान्य मंच, मैं सीए मोहम्मद असलम बीकानेर से चुना गया है नितिन जी के द्वारा। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, डोटासरा साहब का भी धन्यवाद देता हूँ, देवाराम जी का भी स्पेशली उनको थैंक्स, जो हमारे ओएसडी रहे पूर्व सीएम साहब के, उनका धन्यवाद। सर, मैं कांग्रेस फैमिली से आता हूँ। मेरे नाना जी 25 साल कांग्रेस के पार्षद रहे। मेरे फादर इन लॉ बशीर साहब जी कांग्रेस के पार्षद रहे। अभी वर्तमान में मेरे ब्रदर इन लॉ रफीक जो कांग्रेस के पार्षद है। बट सर, हमारे बीकानेर में 7 विधानसभा है, उसमें एक नासूर है। हम चाहते हैं वो नासूर उठ जाए।
बीकानेर पूर्व हम चाहते हैं कि वहां कांग्रेस का एमएलए बने, हमको मिटाया जाए। वो सबसे बड़ा हमारे बीकानेर के लिए नासूर है सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। समझ लो। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर बीकानेर से हमारे मुंद्रा जी भी हैं। सर मेरा नाम श्याम मुंद्रा है, मैं देशनोक से हूँ। आप पश्चिम से ले लो। नहीं मैं पार्षद हूँ सर कांग्रेस का। सर देशनोक में नगर पालिका बोर्ड है वो कांग्रेस का है, तो वहाँ का जो चेयरमैन है वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और उन्होंने जो 3-4 साल में काम किया वो अद्भुत। तो आप दादा सीए को मौका दीजिए सर। मेरे दादाजी 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं। और जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे अशोक गहलोत साहब, तब उनका सम्मेलन भी वहाँ देशनोक में पहला सम्मेलन कराया था। तो जब नितिन सर का यादव जी का फोन आया कि आप सीईओ कांग्रेस से जुड़ो, मैंने कहा मैं तो जन्म से ही कांग्रेस का हूँ। तो मैं यही बताऊंगा सर, आपने कहा कि नगर पालिका के वो चुनाव अभी करा नहीं रहे हैं, कराएंगे कैसे सर? जीत रही है कांग्रेस में तो सब। इतना अच्छा माहौल है अभी। जो पिछले सरकार का कार्यकाल था उसकी योजना लोगों को बहुत, हम देखते हैं गांवों में घूमते हैं अंदर, तो लोगों को बहुत बस याद कर रहे हैं काफी लोग। सरकार की जो स्कीम थी वो अभी भी है, मान लो पहले वो इम्प्लीमेंट होती थी, तो भी अलग अलग कारपेंटर्स को स्कीम हो गई, अलग अलग जो भी स्कीम थी, तो अभी वो इस सरकार पे है। और लोग चुनाव ये लगता नहीं अभी 1 साल और करेंगे। और कांग्रेस सीएसएल का आपने सर गठन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम ऐसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट में सोचता था, क्योंकि मैं सर मन से कांग्रेस का हूँ, तो मैं ये सोचता था कि कांग्रेस सीए को और को थोड़ा आगे लाए। इनको चुनाव से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें चुनाव से नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। तो आपने ये सब जो काम किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जूली साहब के विधानसभा में देखता हूँ तो बहुत पसंद आ रहे हैं सर। और अच्छा मतलब आपके जो मुद्दे होते हैं वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट होते हैं सर, काफी अच्छा लगता है सर। ठीक है, थैंक यू सर। मैं सर सीए स्वाधीन अहमद फ्रॉम बीकानेर। फिर हमारे संभाग के वाइस प्रेसिडेंट है वो संभाग। मेरी औचित्य को हटाते हुए मैं सीधा आपसे एक सुझाव देता हूं कि कांग्रेस पार्टी कई बार जनहित के खूब मुद्दे उठाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है उसको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें ये है कि जैसे प्रजातंत्र में हमारी सरकार को रोज बताता है, लेकिन संविधान में उस सरकार का ये दायित्व उसके साथ है कि वो हमारे को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्रदान करे। वो हमारे को, हमारे जो मतदाता है उनको ये तो बताया जाता है कि भाई सरकार बन नहीं सकता है कि जो यूनिवर्सिटियों में थिंक टैंक पैदा होते थे वो गायब हो गए। वो गायब इसलिए हो गए कि या तो उनको क्या है कि जो सरकारी एजेंसी है वो प्रताड़ित करती है, या उनको डर लगने लग गया। तो चूंकि आप जो सीनियर नेता हो वो ये जानते हो कि मतदाताओं की नब्ज क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, क्या नहीं चाहता। चूंकि हम ये कन्वे करने में असफल है कि सरकार के राइट के साथ साथ ये लायबिलिटी है, तभी उसको ये अधिकार मिलता है कि वो हमसे टैक्स लेवे, हम पे कानून लागू करे। लेकिन चूंकि मीडिया तो ये बताता नहीं है, सबको पता है कि ये सरकार जन विरोधी है, जो एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो प्रमोटेड बाय मीडिया है। तो आप हमारे को, ये जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, ये कोई सिफारिश से नहीं बने, ये अपनी मेहनत से बने, कोई डोनेशन से नहीं बने। आप जनता की नब्ज पकड़ो कि वो सुनना क्या चाहता है, वो मुद्दे आप हमारे को दीजिए। हम उन मुद्दों पे आपको इतना सटीक विचरण देंगे कि और विथ ऑथेंटिक डेटा। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे सरकार की जिम्मेवारी है स्वास्थ्य,
जब 14 में सरकार बनी थी तो उस टाइम यूपीएससी ने 1400 वैकेंसी निकाली थी डॉक्टर की, और वो घटती आज 800 हो गई 2024। ये डेटा यूपीएससी की साइट पे अवेलेबल है। जब हमारा टैक्स बढ़ गया, हमारी जनसंख्या बढ़ गई, तो मेरी सुविधा कहां गई, पैसा कहां जा रहा है? मुद्दे आप तय कीजिए, आप हमारे को वो मुद्दे दीजिए। ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, आपको इतना सटीक विथ ऑथेंटिक डेटा से इंफॉर्मेशन देंगे जो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। सर लास्ट एक और है, हमारे मुकेश खियानी जी है, अजमेर प्रेसिडेंट है, नसीराबाद से आए सर, नसीराबाद से। आदरणीय मंच, मेरा नाम मुकेश खियानी है। आपने जो सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ बुलाकर जो उनको सम्मान दिया है, जो उनको ड्यूटीज दी है, मुझे एक बात याद आ रही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना बड़ा रोल है। एक इंटरव्यू में एक डॉक्टर से पूछा जाता है 1 और 1 2 कितने होते हैं, डॉक्टर बोलता है 1 और 1 2 होते हैं। अब यही सवाल पास में बैठे इंजीनियर से किया जाता है, तो इंजीनियर साहब बोलते हैं यार इससे पूछा अभी, इसका मतलब ये सही नहीं है, तो 1 और 1 11 होते हैं। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट से पूछते हैं, जब क्लाइंट कहता है 1 और 1, हम तेरे को कितने बनाने हैं ये बता दे, हम उतने करके दिखा देंगे। तो सर 75 साल की मेहनत को बेकार बना दिया, 75 साल की मेहनत को बेकार बना दिया, देश को एक बार फिर गुलाम बना दिया। ट्रम्प के एक फोन पे युद्ध रोक दिया और सारी आर्मी का मजाक बना दिया है। थैंक यू। अब लास्ट है हमारे जितेंद्र अग्रवाल जी, हमारे जयपुर के जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश के जनरल बट इंचार्ज जयपुर के। लास्ट आदरणीय सम्मानित मंच, सर मेरा एक सुझाव है कि काफी सारे आर्थिक मुद्दे होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी उनको बहुत ही पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करती है, लेकिन काफी उनके नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे अभी पेपर में आया, सरकार ने बोला कि 12 लाख रुपए तक हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। लेकिन इसके पीछे अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में आया कि आज इंडिया के अंदर जो लोन लेने वालों की तादाद है वो काफी बढ़ रही है। अब इनकम किसी की 3 लाख है, वो भी बोलेगा मैं तो 12 लाख रुपए की इनकम फाइल करूंगा, मेरे को लोन भी अच्छा मिलेगा। गवर्नमेंट उसको प्रेजेंट करती है कि साहब हमारी पर कैपिटा इनकम इंडिया की इतनी बढ़ रही है। अरे भाई 3 लाख रुपए की इनकम वाला 12 लाख रुपए की बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम कहाँ से बढ़ रही है? इसके अलावा कितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे EWS है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां बोला जाता है कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर की आपकी इनकम है तो हम आपको कोई सब्सिडी नहीं देंगे, कोई इंसेंटिव नहीं देंगे। तो इधर आपने टैक्स तो नहीं लिया 12। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? गवर्नमेंट ने बोला कि देखो PF ESI के अंदर रजिस्टर्ड वर्कर इतने थे, अब 12 महीने बाद में बंद कर देंगे जमा करवाना। सबने आकर के PF ESI में रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट कर दिया, अपने आप वर्कर्स बढ़ गए। तो इससे एक्चुअल में बेरोजगारी तो कहीं ना कहीं खत्म हुई नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि काफी सारे आर्थिक मुद्दे हैं जो केवल सरकार उनके ऊपर पर्दा डालती है, लेकिन और सपने में आता है कि हाँ रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज लगा दो, और सुबह उठ करके ऑर्डर दे देती है साहब लगा दो, फिर तक हम पाए। धन्यवाद। तू तो मेरे साथ रेसी में। सर मतलब लास्ट हमारे 3 जिलाध्यक्ष और रह गए, एक सवाईमाधोपुर से नईम खान जी हैं, तिजारा से दाइमा जी हैं और सादिक जी टॉम से। कोई बात नहीं सर, मैं सवाईमाधोपुर से बिलोंग करता हूँ, बागों की नगरी सवाईमाधोपुर। को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, कुछ बोल रहा हूँ आपसे। अभी क्या सर, हमारे यहाँ रणथंभौर, हमारे वहाँ पे जो इकोनॉमी जो हमारी पूरी सवाईमाधोपुर की डिपेंड है टोटली रणथंभौर पर है। उसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कुछ 2-3 मुद्दे हैं जो आप विधानसभा में पेश करें। सबसे पहले तो सर, मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो रणथंभौर सेंचुरी में जो वर्क कर रहे हैं, कुछ होटल्स वाले हैं, रिसोर्ट्स वाले हैं। पिछले 10-15 दिन में शायद आपके नॉलेज में होगा, वहाँ पर जो अपने पार्टी से बिलोंग जो करते थे व्यापारी, जिनकी होटल्स रिसोर्ट वगैरह चल रही है, वहाँ पर पिछले 10-15 दिन से लगातार GST थे, उन्हीं लोगों पर वहाँ पर एक छापेमारी की लगातार कार्यवाही जारी है।
दूसरा मुद्दा ये कि सर अभी जो पिछले 10-15 दिन में आपने देखी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक तो प्रॉपर तरीके से जो टाइगर्स की मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग बिल्कुल भी ना विधानसभा में उठाए। और मैं चाहता हूँ सर और भी आगे जब हम आगे कुछ व्यापारी हमारे साथ आए हैं जो आपसे अभी मिलना चाहेंगे, रिसोर्स वगैरह जो रन कर रहे हैं जिनके ऊपर लगातार अभी मिलना चाहेंगे, रिसोर्स वगैरह जो रन कर रहे हैं जिनके ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है, इसके लिए हमारा हाईलाइट हो चुका है। पानी को लेकर एक जल भराव, पानी में जो बाउंड्री हरियाणा बोर्ड एनएच करते रहे, उसका एक इश्यू मतलब सबको ही अवेयर है सब फसल की हो क्या रहा है वहाँ पे पानी को लेकर। दूसरा यही था कि जो यहाँ पे हम सब एक साथ कमिटेड हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, एक छोटा सा कोट बोलना चाहूंगा, चिंता ना कर वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास मिलकर समुद्र भी आएगा, रुकना जाना मेरे मंजिल के राही हो, एक दिन प्रोफेशनल और एजुकेशनल ज्यादातर एनबीएफसी के एमडी से मीटिंग होती है, तो वो लोग एमडी से मीटिंग होती है, तो वो लोग एमडीज ये बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ज्यादातर आपके कस्टमर रूरल बेस्ड है जहाँ बैंक पहुंच नहीं पाता, तो वजह क्या है इसकी कि आप 50-50%